Okay class, good morning. Today we start a new chapter which come in inorganic chemistry. So the name of the chapter is P block. So in P block basically all the elements are behave as a non-metal as we know that. So first of all we will discuss in P block element group 15 element. Group 15 elements are basically known as a nitrogen family, and nitrogen family it is also known as nicogens family. And nicogen family means that those elements which come under the block in 15th block में जितने भी elements आते हैं हम उनको nicogens भी बोलते हैं, और उनसे जो compounds बनते हैं आपको उनको हम बोलते हैं nicogenic compounds. It means that first of all we will discuss what is nicogens and nicogenics. तो nicogens जो है वो आपका Greek word है and it comes from the Greek word, and it means that it is a suffocating in nature. It means that all the P block elements are very suffocating in nature. So this is a basic property of group 15, that is nitrogen family, and it is also known as nicogens. Basically in nitrogen family there are some members. First is nitrogen, atomic number is 7. Mass is 14.01, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. So it means that in 15th element the valence shell electronic configuration is 2s2p3. You can see that in every element of 15th group the valence shell electronic configuration is 2s2, 2p3. Phosphorus is 15 and its electronic configuration is 3s2, 3p3. Arsenic 33 and electronic configuration is 4s2, 4p3. And antimony, its also electronic configuration is 5s2, 5p3. And in bismuth its electronic configuration is 6s2, 6p3. So we can see that the valence shell electronic configuration is general for all the elements, or it is same for all the element, that is 2s2, 2p3, 3s2, 3p3. It means that this general valence electronic configuration shows that कि in p orbital this p orbital is half filled orbital, right? हमें पता है कि p orbital में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो वी कैन नोटिस दैट कि जो आपका p ऑर्बिटल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3. तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, आपका हाफ फिल्ड है, ठीक है. तो और जो ये सारे एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सब किस में आते हैं, आपके ग्रुप 15th एलिमेंट्स में. और जो ग्रुप 15th एलिमेंट्स है दे बिहेव एज अ नॉन मेटल्स. नेक्स्ट आपका क्या है कि आपके 15th ग्रुप में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स भी वो शो करता है. क्या क्या शो करता है, considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, only a small increase from arsenic to bismuth. ये क्या बता रहा है कि जो आपकी कोवेलेंट रेडियस है, पहला एक्सेप्शन 15th ग्रुप एलिमेंट में जो आपका कोवेलेंट रेडिएशन है वो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक बहुत ही कम साइज में इंक्रीज होती है, वेयर एज आर्सेनिक से बिस्मथ. आर्सेनिक से बिस्मथ क्या होता है, आपका ज्यादा इंक्रीज होती है कोवेलेंट रेडियस. और ये किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस नाइट्रोजन से फॉस्फोरस स्मॉल इंक्रीज क्यों होती है फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ. इसका रीजन क्या है, क्योंकि इट इज कंप्लीटली फिल्ड डी एंड ऑफ एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स. जितने ज्यादा हैवी मेंबर्स होंगे उनमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है आपका, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर देन द 14th एलिमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग पीरियड्स. इसमें क्या बता रहे हैं, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 15th एलिमेंट्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 14th एलिमेंट्स. किसकी वजह से हो रही है, दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए बेटा ये स्लाइड हमें बेसिकली ये बता रही है क्लास कि
जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 15th ग्रुप एलिमेंट्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 14th ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही यू कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी इंक्रीजेस, राइट। तो जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या चाहिए, आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, राइट। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसी वजह से 15th एलिमेंट्स की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और दूसरा इसका रीजन क्या है कि इट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो आपका पी ऑर्बिटल था वो क्या था, आपका हाफ फिल्ड था, राइट। इसमें आप देख रहे हैं 2s2 2p3। तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपका पी ऑर्बिटल स्टेबल हो रहा है, उसके ऑर्बिटल्स जो है वो फिल्ड हो रहे हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के फिल्ड होने की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15th एलिमेंट्स की ज्यादा होती है एज करस्पॉन्डिंग टू द 14th एलिमेंट्स। अब इसकी फिजिकल स्टेट्स क्या है 15th ग्रुप एलिमेंट्स की? पहला है आपका ऑल एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक। क्या बता रहे हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके पॉली एटॉमिक हैं। सेकेंड क्या है, नाइट्रोजन इज गैस एंड ऑल अदर्स आर सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस की तरह क्यों एग्जिस्ट करता है, वेयर एज सॉलिड की तरह उसके सारे जो भी एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्यों आपके सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं बेटा। इसका देखिए ये रीजन है कि नाइट्रोजन इज गैस। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है। जब भी हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने क्या देखा हुआ है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इससे मतलब क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड शो मल्टीपल बॉन्डिंग्स। अब जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस में हम देखते हैं कि जब फॉस्फोरस का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सिंगल स्ट्रक्चर से, सिंगल बॉन्डिंग से फॉस्फोरस एक दूसरे के साथ अटैच होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट इन दिस नाइट्रोजन केस एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होने की वजह से नाइट्रोजन जो है आपका गैस की तरह बिहेव करता है। और जब आप और फॉस्फोरस और सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उन सब में क्या है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये कैसे बिहेव करते हैं, दे आर बिहेव एज अ सॉलिड and due to the formation of multiple bond and absence of vacant d orbital they behave as a gas. Next क्या है, metallic character increases down the group। क्या बता रहा है कि आप जब metallic character की बात करेंगे तो it increases down the group, मतलब कि when you move from top to bottom, तो when you move from top to bottom it means that कि आप जब ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो क्या होता है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप 15 में एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज बिस्मथ। तो बिस्मथ क्या है बेटा, आपका मेटल्स की तरह बिहेव करता है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो इन कंपाउंड्स में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक और एंटीमनी दे बिहेव एज अ मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, आर दोज विच बिहेव एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। नेक्स्ट लास्ट वन इज योर बिस्मथ। तो बिस्मथ में क्या है बेटा आपका कि बिस्मथ जो है आपका दैट इज बिहेव एज अ मेटल, वीक मेटल। तो दिस इज एक्सेप्शन इन ग्रुप 15। दैट्स व्हाई व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्टेड डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होता है ये, इसलिए होता है
क्योंकि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो यू कैन ऑब्जर्व दैट एट ईच स्टेप लेवल द नंबर ऑफ शेल इज स्टार्टेड इंक्रीजेस, राइट। तो क्या होता है, आपके नंबर ऑफ शेल्स स्टार्ट करते हैं इंक्रीज करना। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका साइज भी बढ़ रहा होगा आपके एटम्स का। लेकिन when you move from top to bottom you can observe that the van der Waals force started increases, राइट। तो जब आपकी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है इंक्रीज होना, तो क्या होगा, यू कैन रिक्वायर अ हाई अमाउंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वाई, बिकॉज ऑल द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आने पास आना शुरू हो जाएंगे। क्यों अंग होंगे पास होना शुरू, क्योंकि van der Waals फोर्स आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो उसकी वजह से आपको क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। इस वजह से ग्रुप 15 में व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम योर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली क्या करते हैं सारे बच्चे सोचते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका रिवर्स होता है। रिवर्स में क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इस वजह से हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर क्या है आपका, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल size, high electronegativity, high ionization enthalpy and non-ability of d orbitals. As we already discussed that कि in this when you draw a structure of nitrogen you can observe that the absence of d orbitals। क्या हो रहा है, आपका absence of d orbital है। तो absence of d orbital भी है, और दूसरा रीजन क्या है कि इन 15th ग्रुप एलिमेंट्स में हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपके होते हैं तो उसके बाद आपने क्या देखा कि जो आपका नाइट्रोजन है इसीलिए वो क्या करता है, सबसे डिफर प्रॉपर्टीज शो करता है, क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर and it's very small size, it has having a very small size or and high ionization enthalpy and non-ability of d orbitals। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि जब आपका नाइट्रोजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो जब आपका साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट्स व्हाई इट हैविंग अ वेरी हाई आयोनाइजेशन enthalpy। Now come to the next point, it has an ability to form p-pi bond with itself and hence it is inert at room temperature। Other elements of its groups are single bond। Next क्या है, preparations, how to prepare these compounds in lab। तो पहली आपकी laboratory preparation है। laboratory preparations में आप देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे हम कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड आपका किस स्टेट में है, एक्वस में। जब आप इसको सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, बेसिकली दिस इज योर लैबोरेटरी प्रिपरेशन। सेकेंड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ डाइनाइट्रोजन। अमोनियम क्रोमेट gives Cr2O3 plus nitrogen plus 4 molecules of water। and third preparation क्या है आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और अजाइड के साथ। तो इसके साथ आपकी प्रिपरेशन से भी आप बना सकते हैं डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और ये टॉक्सिक गैस है। लो मॉलिक्यूलर मास, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, 2 स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं नाइट्रोजन के, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन क्या है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्री
एंड यूज एज अ रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सारी क्या आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डाइनाइट्रोजन्स की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका डाइनाइट्रोजन है इट कंबाइंस विद मेटल। तो जब आपका कंबाइन विद मेटल कर रहा है तो क्या दे रहा है Li3n। तो Li आपका क्या है मेटल, तो इसकी जगह आप मेटल्स भी ले सकते हैं राइट। तो Li प्लस N2 गिव्स टू Li3n। नेक्स्ट क्या है कंबाइंस विद हाइड्रोजन। कंबाइंस विद हाइड्रोजन हेबस प्रोसेस है, ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो इस हेबस प्रोसेस में हम क्या करते थे, जब नाइट्रोजन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ करते थे तो आपको क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, 92.4 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इसकी है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। उसके बाद क्या है बेटा आपका कलरलेस विद पंजेंट ऑर्डर्स। कैसा है इनका नेचर, कलरलेस विद पंजेंट ऑर्डर, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। दे आर बिहेव एज अ नाइट्रोजन्स एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन्स का मतलब क्या था, सफोकेटिंग। सफोकेटिंग को यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर मतलब वेरी बैड और इरिटेटिंग स्मेल, यू कांट स्मेल। ठीक, नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दस हैज हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। वेरी इजी। ये क्या बता रहा है कि आपकी जो नाइट्रोजन बॉन्ड है उनका बहुत ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हैज अ कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू फॉर्म और टू शो अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why? Because hydrogen bonding is formed with the highly electronegative elements और नाइट्रोजन क्या है आपका highly electronegative element है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है आपका नाइट्रोजन तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, हाई बॉइलिंग एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या है, NH3 की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर, हमें पता है NH3 है। इस तरह की ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल होता है 120 डिग्री। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए इससे पहले हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर पढ़े, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कि ये कंपाउंड आपका सॉल्युबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम ये देखेंगे कि अगर आपका कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या होगा, सॉल्युबल इन नेचर होगा। जैसे कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बना रहा है, वाटर के साथ, और जब इन दोनों का बना रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दैट्स व्हाई NH3 और नाइट्रोजन इज इन सॉलिड लिक्विड स्टेट। नाइट्रोजन आपका किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। इसमें एक और चीज है जो याद रखने वाली है, जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन इट बिहेव एज अ लिक्विड राइट। फॉस्फोरस और आपका क्या आर्सेनिक, ये कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, और एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हमने नाइट्रोजन का तो पढ़ लिया कि ये लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। दैट्स व्हाई दे सॉल्युबल इन नेचर। लेकिन जब हम नीचे कंपाउंड्स की बात करेंगे, किस किस की, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है वो क्या है आपका, दे बिहेव एज अ गैस, गैसियस स्टेट में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, फॉस्फोरस आर्सेनिक आपका गैस की तरह करता है, और जो आपके एंटीमनी बिस्मथ है दे बिहेव एज अ लिक्विड बाय वाई। तो इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ, तो दैट्स व्हाई दे बिहेव एज अ लिक्विड। और जो इसके नेक्स्ट 2 कंपाउंड्स हैं वो गैसियस स्टेट में इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए नेचर होता है उनका कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो क्या हो रहा है, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होते हैं तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या, वो किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। और जो नेक्स्ट 2 कंपाउंड्स हैं
वो लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आपका साइज तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स फैले हुए थे अब वो क्या आना शुरू हो जाएंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अब वो उनके मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट्स। ये आपके फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की +1, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +2, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड +3, +4 एंड सो ऑन। दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स। अब क्या है आपका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KMnO3 और सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KMnO3 और सोडियम नाइट्रेट and concentrated H2SO4 in a glass resort. This is a reaction and this is your industrial preparation of nitric acid. You can also prepare ammonia by this catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen using platinum as catalyst, 500 Kelvin and 9 bar pressure. मतलब ये आपको क्या बता रहा है, आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से भी अमोनिया को बना सकते हैं। जब अमोनिया की 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए, 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर होना चाहिए, तब आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होकर आपको क्या दे देता है, NO2। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा वाटर के साथ तब आपको देगा नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 प्लस नाइट्रिक प्लस NO। तो ये बेसिकली आपकी प्रिपरेशन है फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन, हाउ टू प्रिपेयर द नाइट्रोजन, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, what is the physical and chemical properties of nitrogen, and rest of the topic which is left in this group 15 of P block elements we will discuss in next class. Thank you.